आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। एक बहुत ही फेमस प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। और जब आप खुद पढ़ लोगे तो आपको खुद को भी महसूस होगा कि ऐसी चीज़ तो मैंने पहले कभी पढ़ी ही नहीं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसकी स्टोरी ब्रीफ में बिल्कुल, और उसके मेन कैरेक्टर्स। तो बिना देर किए इसके सबसे पहले कैरेक्टर्स के नेम और उनकी कुछ बातें देख लेते हैं, फिर करेंगे डिस्कस कहानी को। फर्स्ट कैरेक्टर का नाम है एंटोनियो। पहले कैरेक्टर्स देखते हैं। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, और वेनिस जो है, वेनिस एक सिटी का नाम है कि कहाँ पर, जो इटली एक कंट्री है। इटली कंट्री में एक फेमस सिटी है, एक प्रसिद्ध शहर है जिसका क्या नाम है, वेनिस। आपने सुन भी रखा होगा। वेनिस का व्यापारी, ये इसका हिंदी में नाम हो गया। वेनिस का एक बहुत अच्छा व्यापारी है, उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं उसके ऊपर बेस्ड है ये प्ले। फर्स्ट जो है, फर्स्ट कैरेक्टर का नाम है एंटोनियो। ये बहुत ही नोबल मैन है, बहुत ही अच्छा है, और इस प्ले का हीरो भी है। ही इज़ द मर्चेंट ऑफ द प्ले। इस प्ले का जो व्यापारी है उसका क्या नाम है, एंटोनियो ही है, वो हीरो है इस प्ले का। सेकंड है बसेनियो। बसेनियो जो है वो ए फ्रेंड ऑफ एंटोनियो, एंटोनियो का फ्रेंड है। ए शूटर ऑफ पोर्सिया, और पोर्सिया जो एक लड़की है इसमें, बहुत रिच लड़की है, उसका शूटर भी है, उससे शादी करना भी चाहता है। शाइलोक, ये इस प्ले का विलियन है, और ही इज़ ए मनी लेंडर। वो पैसे उधार देता है लोगों को। ही चार्जेस हाई इंटरेस्ट रेट, बहुत ज़्यादा इसकी जो ब्याज की दर है वो बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, और जब लोग चुका नहीं पाते तो उनकी और संपत्ति है जो उसको जब्त कर लेता है। लोग इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। पोर्शिया, ए रिच हेiress ऑफ बेलमोंट। इस प्ले में दो शहरों के जिक्र हैं, वेनिस और बेलमोंट। बेलमोंट जो एक सिटी है, वहाँ की बहुत ही रिच ईरेस है। ये रिच का मतलब बहुत ज़्यादा धनी, और ईरेस वो होती है एक ऐसी लड़की जिसको अपने उत्तराधिकार में बहुत ज़्यादा धन संपत्ति मिली हो। इसके फादर की डेथ हो चुकी होती है। नेरिसा, पोर्सियाज कॉन्फिडेंट। पोर्सिया की जो कॉन्फिडेंट है वो कौन है, नेरिसा है, जिसको अपनी सारी बातें बताती है, और जिस पे पोर्सिया को ट्रस्ट है कि ये किसी को भी नहीं बताएगी, मुझे कभी भी डिसेव नहीं करेगी, धोखा नहीं देगी। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है, सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इसमें। जेसिका, जेसिका जो है वो शाइलोक की डॉटर है। नेक्स्ट है लोरेंजो। लोरेंजो एक फ्रेंड है एंटोनियो और बेसेनियो का। ही इलोप्स विद जेसिका, और वो जेसिका के साथ भाग जाता है। तो ये तो थे इसके कैरेक्टर्स। मेरे ख्याल से आपको सही बहुत अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे, और एक दिमाग में एक आउटलाइन भी बन गई होगी कि ये कैरेक्टर्स हैं इस कहानी के। वैसे तो माइनर कैरेक्टर्स भी इसमें काफ़ी सारे हैं, लेकिन एक बार स्टोरी को समझने के लिए यही काफ़ी है। तो इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है, मैंने बताया था कि एंटोनियो एक बहुत ही नोबल मैन है जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मर्चेंट भी है, ये इसका व्यापार है। इसकी जो पानी की जहाज़ है उनका काम है दूसरे देशों से सामान लेके आना और अब किनारे तक लेके आना। इस तरह का इसका जो है वो व्यापार है। एंटोनियो भी रिच है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा पर्सन है, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वेनिस के। अब बात कहाँ पर बिगड़ती है, जो इसका दोस्त है वो बसेनियो, उसके पास पैसे नहीं होते। ये ऐसा ही है जिसको पैसे खर्च खूब करने होते हैं लेकिन कमाना कुछ भी नहीं होता। ये शूटर है पोर्सिया का, और पोर्सिया बहुत ज़्यादा रिच है, तो इसको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए पोर्सिया के इक्विवेलेंट दिखने के लिए, बराबर दिखने के लिए। बेसेनियो पैसे मांगता है एंटोनियो से, कहता है कि मुझे 3,000 डुकेट्स की ज़रूरत है। गोल्ड कॉइन्स भी कह सकते हो इनको, एक मुद्रा करेंसी होती है, कि मुझे 3,000 डुकेट्स की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे शादी करनी है पोर्सिया से, और तुम्हें पता ही है मेरा जो हाल है वो कैसा है। मुझे इतने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तभी, ताकि मैं उससे शादी कर सकूं, मैं उसके बराबर दिख सकूं। एंटोनियो कहता है कि मेरे पास पैसे थे, लेकिन मैंने वो सारे पैसे कहाँ लगा दिए, अपने व्यापार में लगा दिए, अपने शिप्स में लगा दिए। मेरे सारे पैसे तो, और मेरी जो शिप्स हैं वो कहाँ पर हैं, समुद्र में है। मेरी जो जो मेरी शिप है वो कहाँ पर है, समुद्र में है सारे। यानी कि ये ऐसे कहता है प्ले में तो, कि मेरा सारा पैसा समुद्र में है। और ये बात कहने का ये मतलब है कि जितना मेरे पास पैसा था वो मैंने अपने शिप पे लगा दिया है, और वो सारी कहाँ पर है, अब समुद्र के अंदर है, और जब वो आएंगे तभी मेरे पास पैसे आएंगे। लेकिन बसेनियो कहता है कि तब तक तो टाइम बहुत ज़्यादा आगे पहुंच जाएगा, लेट हो जाएंगे हम बहुत ज़्यादा, और पोर्शिया किसी और से शादी कर चुकी होगी, मुझे अभी चाहिए। फिर एंटोनियो कहता है कि तुम मेरे नाम से किसी के पास भी, वेनिस में मुझे सभी जानते हैं, किसी के पास भी पैसे उधार ले सकते हो,
और मैं बीच में गारंटर बन जाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है और तुम्हारा काम नहीं रुकेगा। बेसेनियो ऐसा सोच सोच के पहुंच जाता है किसके पास? शाइलॉक के पास। शाइलॉक हाँ भर लेता है कि चलो ठीक है, और बेसेनियो कहता है कि मेरा एक दोस्त है ऐसे ऐसे एंटोनियो। तब एंटोनियो भी वहाँ पे आ जाता है और शाइलॉक एंटोनियो को जानता होता है और एंटोनियो शाइलॉक को। लेकिन शाइलॉक इसकी अच्छाई से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, क्योंकि जो अंटोनियो है लोग उसको पसंद करते हैं और पैसे भी देता है लोगों को, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन शाइलॉक ऐसा नहीं करता, वो कहता है कि ये एक अड़चन है बिजनेस में, मेरे बिजनेस में, तो बिल्कुल। और अब शाइलॉक सोचता है कि सही बदला लेने का टाइम आ गया है, और वो हाँ भर लेता है 3000 जो डुकेट्स थे उसकी, और शाइलॉक से कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन मैं एक ऐसे बॉन्ड पे साइन करवाऊंगा, अगर वो बात तुम्हें मंजूर है तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, अदरवाइज मेरी तरफ से नो। और वो बॉन्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? वो होता है कि अगर तुमने मेरे ये जितने भी 3000 डुकेट्स हैं ये 3 मंथ्स में वापस नहीं किए, तो मैं एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश कहीं से भी जहाँ से मेरा मन करे वहाँ से मैं काटूंगा। इनकी मजबूरी थी, थोड़ी सी उथल पुथल भी हुई दोनों के मन में कि जो शाइलॉक है ये बहुत ही बैड इंसान है, ये कुछ भी कर सकता है, ये बदला लेने के लिए वास्तव में मारना ही चाहता है इसको इनडायरेक्टली। लेकिन फिर भी ये मान जाते हैं। एंटोनियो को पूरा विश्वास है कि 3 मंथ्स में उसके जो शिप हैं वो सारे यहाँ पर समुद्र के किनारे पर या बंदरगाह पर आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3000 डुकेट्स तो कुछ भी नहीं है, इनको ये तो आराम से दिए जा सकते हैं। फिर सीन चेंज होता है, बेसेनियो जाता है इधर शादी करने के लिए बेलमोंट में। सारा सब कुछ ठीक हो जाता है, बेसेनियो एक रिंग लेके जाता है अपनी इसके लिए, होने वाली फ्यूचर वाइफ के लिए। बहुत प्यारी सी रिंग होती है वो। उधर पोर्शिया उसके लिए भी एक, पोर्शिया की जो शादी है उसका एक सीन होता है, और उसमें जो पोर्शिया का फादर है वो पहले से ही सेट करके, उसकी इच्छा थी कि जो पोर्शिया है वो इस तरह से शादी करे। और उसमें क्या होती हैं, 3 कास्केट होती हैं, तीन तीन कास्केट होती हैं। कास्केट का मतलब तुम बॉक्स भी कह सकते हो, संदूक टाइप जो बॉक्स होता है उसको कास्केट कहेंगे। 3 कास्केट है, एक है गोल्ड की, और दूसरी है सिल्वर की, और तीसरी है लेड की यानी शीशे की। अब जो तीनों ये कास्केट हैं उनके अंदर एक में पोर्शिया का फोटो है। अब अलग अलग, क्योंकि पोर्शिया बहुत ज़्यादा सुंदर है, इंटेलिजेंट है और बहुत ज़्यादा रिच है, तो अलग अलग शहरों के, देशों के राजकुमार आते हैं, प्रिंस आते हैं अपना लक आजमाने के लिए। और उसमें फिर एक ही कास्केट ऐसी है जिसमें पोर्शिया का फ़ोटो है, और जो उसको चूज करेगा पोर्शिया उसी से शादी करेगी। पोर्शिया अपने फादर की इस विल से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वो बेसेनियो को पहले से थोड़ा सा जानती है, और फिर जब ये पूरा विवाह का चलता है तो बेसेनियो को वो थोड़ा बहुत पसंद भी करने लग जाती है। लेकिन दिक्कत ये है कि पता नहीं बेसेनियो उसको चूज़ कर पाएगा या नहीं, करेक्ट जो कास्केट है उसको। लास्ट में जब इसका दिखाया जाता है कि किस तरह से एक आता है प्रिंस, वो गोल्ड वाली कास्केट को चुन लेता है, लेकिन वो उससे भी वो हार जाता है। उसमें भी सेकंड एक और आता है, वो सिल्वर वाली को चूज कर लेता है, उसको भी, उसमें भी पोर्शिया का फोटो नहीं निकलता, तो वो भी हार जाता है। लेकिन जो बेसेनियो है वो करेक्ट कास्केट को चूज कर लेता है, लेड वाली को, और पोर्शिया की और इसकी बेसेनियो की शादी हो जाती है। जब पोर्शिया शादी करती है तो वो रिंग देती है इसको और कहती है कि ये रिंग चाहे कुछ भी हो जाए तुम इसको निकालना मत, खोना मत। और बेसेनियो प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तभी एक खबर आती है इनके पास कि अंटोनियो के जो जहाज हैं वो सारे डूब चुके हैं समुद्र में, और वो जो टाइम है उनका, जो शाइलॉक को पैसे वापस करने थे, वो भी नज़दीक आ चुका है। इधर से जो शाइलॉक की डॉटर है जेसिका, वो लोरेंजो के साथ इसका बहुत सारा पैसा लेकर भाग गई होती है। तो शाइलॉक को एक तो इस बात का गुस्सा था, और वो सारा सब कुछ, एक जो टाइम है वो नज़दीक लग रहा था, तो वो ये सारा सब कुछ, सारा गुस्सा निकालना चाहता था, और वो कोर्ट में केस कर देता है। टाइम पीरियड भी आ ही जाता है वो 3 मंथ्स का कि अंटोनियो ने मेरे पैसे वापस नहीं किए। अब टेंशन हो जाती है बेसेनियो को भी। पोर्शिया को धीरे धीरे पता चलता है कि वो पहले ये सोचती है कि कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है, फिर उसको पता चलता है। ये पूरा जो मामला है वो चला जाता है वेनिस कोर्ट में, और वहाँ पर सुनवाई होनी होती है कि इस तरह से इतने मंथ का बॉन्ड था
और एंटोनियो ने अपने उसके पैसे वापस नहीं किए। सभी बैठे हुए थे, लेकिन शाइलोक को कहा जाता है कि देखो पैसे ही तो वापस नहीं आए, तुम डबल ले लेना, ज़्यादा ले लेना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी की जान ले लो। शाइलोक को इतना कहा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं मानता। ये तो सोचता है कि इससे अच्छा मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैं तो अपने दुश्मन का इतना परमानेंट इलाज कर रहा हूँ कि मेरा तो बिजनेस ही बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाता, दया नहीं दिखाता। तभी कहा जाता है कि जो पूरा केस है इसको एक जज हैंडल करेगा, जो बहुत बढ़िया जज है और उसने बहुत बड़े बड़े फैसले सुनाए हैं। और वो जज वहाँ पर आ जाता है और फिर पूरा जो बॉन्ड है उसको पढ़ता है, सारी बातें सुनता है एंटोनियो की, शाइलोक की। एंटोनियो कहता है कि पैसे वापस कर दिए जाएंगे कुछ टाइम में। इस तरह से जहाज़ थे वो डूब गए थे। शाइलोक एक नहीं सुनता, वो जज भी कहता है कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, कुछ भी नहीं सुनता। फिर जो जज है वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम अपने बॉन्ड के मुताबिक, तुमने बॉन्ड में लिखा है कि अगर एंटोनियो ने पैसे वापस नहीं किए तो उसकी बॉडी से 1 पाउंड जो फ्लैश है वो तुम काटोगे। तो अपने बॉन्ड के मुताबिक तुम कहीं से भी एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश काट सकते हो, लेकिन उस फ्लैश से ब्लड नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि ऐसा ऐसा इस बॉन्ड में नहीं लिखा है कि तुम खून भी साथ में लोगे। तुमने सिर्फ फ्लैश की बात की है, एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। और ऐसा पॉसिबल नहीं था कि कहीं से किसी की बॉडी से हम मांस काटें, फ्लैश काटें और वहाँ से ब्लीडिंग ना हो। तो इस तरह से शाइलोक अपना मन महसूस कर रह जाता है और उसका जो बॉन्ड है, वो जो काम करना चाहता था वो चाहकर भी नहीं कर सकता। और उस जज के इस फैसले से पूरा कोर्ट खड़ा होकर तालियां बजाने लग जाता। कितना बढ़िया फैसला, इतना अच्छा जज हमने आज तक भी नहीं देखा। बेसेनियो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके दोस्त की जान बच गई। और वो जाता है उस जज के पास कि आप मेरे दोस्त की जान बचाई, आप कुछ पैसे ले लीजिएगा, हम बहुत बड़े आभारी हैं आपके। जो जज है वो मना कर देता है और फिर बेसेनियो के हाथ में रिंग देखता है वो जज और कहता है कि मुझे ये चाहिए। तो बेसेनियो बहुत हिचकिचाता है कि नहीं, ये जो रिंग है उसको पोर्शिया से मिली है और वो बिल्कुल देना नहीं चाहता और थोड़ा सा आनाकानी भी करता। लेकिन एंटोनियो कहता है यार तेरे दोस्त की जान बचाई है जज ने, तो तू ये ऐसा काम कर दे, ऐसा तू नहीं कर सकता, एक रिंग ही तो है। बेसेनियो मन मारकर वो रिंग उस जज को दे देता है और वापस फिर जो है शाइलोक को कहा जाता है कि ये बहुत लोगों को परेशान करता है, तो इसकी जो आधी संपत्ति है वो एंटोनियो को दे दी जाए और आधी संपत्ति जो है इसकी भागी हुई इसकी भागी हुई जो बेटी है जेसिका, उसको दे दी जाए। और यही नहीं, इसका रिलीजन भी चेंज कर दिया जाए। शाइलोक जू होता है और इसको क्रिश्चियन बन जाना चाहिए, क्योंकि क्रिश्चियन जो लोग हैं वो अगर पैसे भी उधार देते हैं उस टाइम पर तो वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि उनके रिलीजन में ये अगेंस्ट है, उनके रिलीजन के अगेंस्ट। इस तरह की बहुत सारी शर्तें लगा दी जाती हैं उसके ऊपर, जो शाइलोक को माननी पड़ती हैं। एंडिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा, सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। जैसे ही बेसेनियो घर पहुंचता है तो पोर्शिया उसके हाथ देखती है और कहती है कि मेरी दी हुई रिंग कहाँ पर है, और वो बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा होती है। फिर बेसेनियो बताता है कि वो रिंग तो देखो ऐसे ऐसे मेरे पास नहीं रही। फिर पोर्शिया बताती है उसको सारी बातें कि इस तरह से वो जो जज थी वहाँ पर या लॉयर थी वो मैं ही थी और कोई नहीं था, और ये तुम्हारी दी हुई वो रिंग है, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी कि तुम इसको दे भी सकते हो या नहीं। प्ले की हैप्पी एंडिंग होती है और तभी उसके बाद पता चलता है कि एंटोनियो के जितने सारे शिप्स थे वो सारे किनारे पर लग चुके हैं, बिल्कुल सही सलामत, और कोई भी किसी प्रकार का कोई भी लॉस नहीं हुआ है। इस तरह से इस प्ले की बहुत हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये थी पूरी कहानी द मर्चेंट ऑफ वेनिस की। होप स्टूडेंट्स आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी।